प्यारे बच्चों, आज अनिल कुमार शर्मा योर एसएसटी आज आप इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 1 के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है विकास। यहाँ आपको अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले यही समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्र कहते किसे। वह शास्त्र इसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आता है विकास। देखिए, विकास से यह तात्पर्य है कि विकास के लिए यानी मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उसे यह विकास कहते हैं। अब वो साधन कोई से भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के हो सकते हैं। उनको उपलब्ध कराना जो मानव की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करे, वो विकास की श्रेणी में आता है। अब अर्थशास्त्र के अंदर विकास का मापक यही है। अब आता है शिक्षाशास्त्र कि मानव विकास। देखिए, मानव विकास का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है। मानव विकास के अंतर्गत हम मानव के संपूर्ण विकास से होते हैं, जिसमें मानव की शिक्षा, मानव का स्वास्थ्य, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, मानव का जो है क्या कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, मानव का जीवन प्रतीक्षा, जीने की आयु उसकी, ये सब बातें उस विकास में शामिल होती हैं, यानी मानव विकास में। लेकिन जब हम खाली विकास की बात करते हैं, मानव विकास की बात नहीं करते हैं, तो उसके अंदर केवल आर्थिक विकास को ही गिना जाता है। अब है सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। देखिए, सामाजिक विकास की अवधारणा समाज से उत्पन्न होती है कि मनुष्य का समाज के अंदर क्या स्थान है, समाज में उसकी क्या पहचान है, समाज उसको किस रूप में देखता है, उसके कौन कौन से गुण हैं, मानव का स्वास्थ्य कैसा है, मानव की शिक्षा कितनी है, मानव की जीने की आयु कितनी है, और कितने लोग समाज के अंदर प्रति व्यक्ति आय या कमाते हैं। ये सब बातें सामाजिक विकास के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। हाँ, सामाजिक विकास का दायरा जो है वो ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर मानव का संपूर्ण विकास शामिल होता है कि मानव हर दृष्टिकोण से साधन संपन्न हो, हर सुविधाएं उसके पास हो, हर एक संसाधनों का वो उचित उपयोग करे। वो होता है आपका सामाजिक विकास। आर्थिक विकास, इसको मापने का केवल एक ही पैमाना है कि व्यक्ति की आय कितनी है, कमाई के स्रोत क्या है, और वो किन किन साधनों से धन अर्जित करता है। ये जो बातें होती हैं ये आर्थिक विकास में आती है। लेकिन सामाजिक विकास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए मानव विकास बहुत जरूरी है। जब मनुष्य की सेहत सही है, स्वास्थ्य सही है, तो ही वो आर्थिक क्रियाओं में हिस्सा लेगा। मनुष्य पढ़ा लिखा है तो ही वो अपने ज्ञान की बल के ऊपर आर्थिक क्रियाएं कर सकता है। मानव दीर्घायु है, उसकी आयु लंबी है, जीवन प्रतीक्षा अधिक ज्यादा है, तो लंबे समय तक जीवित रहेगा। जब लंबे समय तक जीवित रहेगा तो लंबे समय तक आर्थिक क्रियाएं करेगा, पैसा कमाएगा। तो कहने का तात्पर्य जो है, सामाजिक विकास और मानव विकास जीवन के अमूल्य अंग होते हैं, धरोहर होते हैं। इनके बिना मानव उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए मानव को इन सेवाओं का होना आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है साथ साथ कि भाई मानव विकास सूचकांक क्या होता है। देखिए, मानव के विकास को नापने के लिए यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी 2006 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसे मानव विकास कहा गया था, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उसके माध्यम से उसने 3-4 बातों को स्पष्ट किया था जो मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते थे, जिनमें सर्वप्रथम लिया था प्रति व्यक्ति आय। देखिए, प्रति व्यक्ति आय जिस देश की ज्यादा होती है वह देश आर्थिक रूप से उतना ही शक्तिशाली और समृद्ध बना जाता है। क्योंकि जब मानव के पास पैसा है तो मनुष्य हर प्रकार
की सुविधाओं को खरीद लेता है, उनका इस्तेमाल कर लेता है। तो इसलिए 2006 की यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय जिसकी ज्यादा है वो देश ऊंचे माने गए। उसके अनुसार प्रति वर्ष 4,53,000 रुपया कमाने वाले देशों को विकसित श्रेणी में रखा था और 37,000 रुपये प्रति वर्ष कमाने वालों को विकासशील था, अविकसित देश पिछड़े हुए थे। दूसरा उसका प्रमुख अवयव है मानव विकास सूचकांक का, भाई जीवन प्रतीक्षा। देखो जीवन प्रतीक्षा क्या होती है? जीवन प्रतीक्षा होती है जीने की औसत आयु कि मानव की उम्र कितनी है जीने की। भारतवर्ष में 7 वर्ष है। अब आप कहोगे कि औसत आयु को निकालने का तरीका, देखो तरीका मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। कि भाई मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 50 साल की उम्र होने के बाद मरता है, दूसरा व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद मरता है, तीसरा व्यक्ति 70 साल की उम्र के बाद मरता है, चौथा व्यक्ति 80 साल की उम्र के बाद, और 5वां व्यक्ति 90 साल की उम्र मान लेते हैं। अब इन सारों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आंकड़ा आएगा 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, यानी 350 आता है। और 350 में हम 5 का भाग कर देंगे तो 5 7 35 था 70 वर्ष। तो 70 वर्ष जीवन प्रतीक्षा होती है। इस प्रकार से पूरे देश में मरने वाले लोगों की संख्या और उनकी उम्र को जोड़ करके उम्र में संख्या का भाग कर देते हैं तो एक जीने की आयु आ जाती है। और जीने की आयु ज्यादा है, लंबी है, तो व्यक्ति अधिक समय तक देश के लिए काम करेगा। ठीक है। तीसरा है शिक्षा, साक्षरता। देखिए 15 से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या का अनुपात जो है वो साक्षरता कहलाता है। अब इसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं? देखो जितनी ज्यादा साक्षरता दर ऊंची होगी उतने ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो वो हर प्रकार के संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग करेगा और देश का मानव विकास सूचकांक ज्यादा होगा। इसलिए साक्षरता भी इसका एक प्रमुख अवयव है। अगर देखते हैं वो सकल नामांकन, कुल टोटल नामांकन से पढ़ाई के लिए भाई कितने बच्चों का प्राथमिक स्तर पे एडमिशन हुआ है, स्कूल में दाखिला, कितने का माध्यमिक स्तर पे हुआ है, कितने का उच्च स्तर पे हुआ है, उच्च स्तर पे। तो इन सब के आंकड़ा निकाल करके, इन सब की टोटल गणना करके हम मानव विकास सूचकांक को मापते हैं। तो ये जिस देश की ज्यादा होगी उस देश के अंदर ही हर प्रकार के संसाधनों का विकास होगा और वो देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो यूएनडीपी के तो ये 4 बात है। अब आता है पर्यावरण अपकरण। देखिए बड़ा जरूरी प्रश्न है क्योंकि हर चीज जो विकास है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण हमारा सही है तो मनुष्य की सेहत भी सही रहेगी और उसका विकास अपने आप हो जाएगा। अब कहने का तात्पर्य प्रदूषण होता क्या है? वायुमंडल में जहरीली गैसों का मिलना, जल का दूषित होना, भूमि का दूषित होना, ये सभी पर्यावरण के तत्व होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार है, अर्थात वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, भूमि प्रदूषण। इनमें जहां भी विषैले तत्व मिल जाए ये प्रदूषित होना चाहिए। हमें अब बताना है कि कारण क्या है प्रदूषण। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है क्यों, तो हमें रहने के लिए आवास की आवश्यकता पड़ती है। अधिक उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाना पड़ता है, इसके लिए जंगलों को काटा जाता है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता है। शहरीकरण, जो उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, लोग शहरों को पलायन कर रहे हैं, शहरों की आबादी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगल वगैरह को साफ किया जा रहा है, जिससे
प्रदूषण बढ़ जाता है। तीसरा कारण है कि भाई जो जो उद्योग बढ़ते हैं, उद्योग धंधों से निकलने वाले गैस, निकलने वाला दूषित पानी वायु को और भूमि को प्रदूषित कर देता है। यातायात परिवहन के साधन, जो जो यातायात और परिवहन के साधनों का विकास हो रहा है, क्यों तो वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की जहरीली गैसें मिल जाती हैं, लोगों की सेहत खराब हो जाती है, वायु के रोग हो जाते हैं। ये सब बातें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ये अपकर्मण के कारण है। और इन कारणों के साथ साथ हम देखते हैं कि लोग जमीन के अंदर कूड़ा करकट डाल देते हैं, पानी में गंदगी डाल देते हैं, पानी में गंदगी डालते हैं, जल वाले जीव मर जाते हैं, साथ पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है और जीवों की संख्या घट जाती है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। अब हमने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इन बातों का रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, पेड़ों की कटाई में प्रतिबंध लगाना होगा, जीव जंतुओं का संरक्षण करना होगा, पानी में दूषित जो है कूड़ा करकट नहीं डालना होगा, साथ हर प्रकार के इन कार्यों पे रोक लगा करके हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धार्मिकता का विषय विकास क्या है। देखिए, धार्मिकता होती क्या है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना ही धार्मिकता का विकास है। कि हम इस तरीके से विकास करें, वो कार्य करें, इससे हमारे पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई हानि ना पहुंचे, हर वायुमंडल साफ सुथरा है। इस प्रकार से विकास करना चाहिए। तो ऐसा ही विकास धार्मिकता का विकास होता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जहां भी हम उद्योग लगाएं, वहां ध्यान में रखें कि वृक्ष हमें ना काटने पड़े, जंगल ना काटने पड़े। अगर काटने पड़ते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए वहां पुनः वृक्ष लगाए जाए, ताकि वायुमंडल प्रदूषित ना हो। सिंचाई के लिए नदियों के ऊपर बांध बनाते हैं, तब भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास की जनसंख्या विस्थापित ना होने पाए, बांध बनने से जंगलों का नुकसान ना हो, पानी ना भरे, भूमि प्रदूषण ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब हम पर्यावरण को बचा के रखेंगे। यदि हमने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, तो पर्यावरण को विनाश कर देते हैं। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित ढंग से उपयोग करके ही हम धार्मिकता के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे धार्मिकता के विकास के कुछ उदाहरण थे। और ये विकास वर्तमान युग की आवश्यकता है और इसके लिए स्वयं मानव जिम्मेदार है, मानव की क्रियाकलाप जिम्मेदार है। यदि हम सही ढंग से संसाधनों का उचित उपयोग करेंगे तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने की स्थिति से रोक सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना ही धार्मिकता का विकास करता है। अब आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन है जिनका हम एक बार उपयोग कर रहे हैं और वे कुछ समय के बाद दोबारा प्राप्त हो जाए, साथ दोबारा बन जाए, वो नवीकरणीय है। ये हमारी प्रकृति के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए, तभी हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन हैं जिनका उपयोग एक बार कर लें, उनकी पुनः पूर्ति नहीं होती है, दोबारा नहीं बनते। पेट्रोलियम है, कोयला है, लकड़ी है, ठीक है, इनका हमने उपयोग कर दिया, ये पुनः प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका उपयोग करना ही उचित ढंग से उपयोग करना हमारी आवश्यकता है। हम देखते हैं कहा भी गया है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का यदि अनवीकरणीय संसाधनों का आत्मिक से इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले 50 सालों में ये समाप्त हो जाएंगे। ये बात सही है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता रहा तो आने वाले 50 सालों में हमारे देश के अंदर अनवीकरणीय संसाधनों का अकाल पड़ जाएगा, टूटा पड़ जाएगा। हमें ऊर्जा के लिए या दूसरे देशों की जरूरत पड़ना होगा। उन देशों के पास से जब कोई चीज खरीदेंगे तो महंगी मिलेगी, या फिर हमें
ये नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अनवीकरणीय संसाधनों का अगर हम सही ढंग से उपयोग करें तो भविष्य के लिए इन्हें बचा के रख सकते हैं, क्योंकि भविष्य हमारी कमजोर होती है, उसको बचा के रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकृति के पास मनुष्य देने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं है। महात्मा गांधी का विचार आपने सुना भी होगा कि प्रकृति के पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं है। यह इससे तात्पर्य यह है कि हमारी प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। यदि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जितनी उसे जरूरत है, आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करे, तो वे संसाधन एक लंबे समय तक चल सकते हैं और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। यदि मनुष्य आंख नीच करके उनका दोहन करता रहा, उनका उपयोग करता रहा, तो वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी के अंदर वो नहीं बनेंगे। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव लालची है, इच्छा करता है वह चीज की, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ क्या स्थिति बनेगी, उस बात को वो ध्यान में नहीं रखता है। तो इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं उनका उचित ढंग से उपयोग करते हुए इन्हें भविष्य के लिए बचा करके रखना है। अब आता है औसत का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए एवरेज औसत, देखिए औसत का प्रयोग पहले तो कैसे करते हैं, आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि मान लीजिए सपोज कीजिए 5 व्यक्ति हैं और वो लोग, उनमें से एक व्यक्ति कमाता है 3,000 रुपये, एक व्यक्ति कमाता है 4,000 रुपये, एक व्यक्ति कमाता है 5,000 रुपये और एक कमाता है 6,000 रुपये और एक कमाता है 7,000। ये टोटल हमने मिलाया 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो कितने हुए, इनको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, तो टोटल 25,000 रुपये। जब 5 आदमी डिवाइड करेंगे तो एक आदमी की लागत 5,000 रुपये। कहने का मतलब इस प्रकार औसत निकालते हैं। ये औसत जो है ये सही मापदंड नहीं है इस देश को, आय की स्थिति को नापने का, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति की बराबर जो है आय होती है, लेकिन देश में कुछ लोग अमीर भी होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, सबके पास बराबर का पैसा नहीं होता है। अब आप सपोज करो कि अगर हम औसत का प्रयोग करें, 2 देशों की आप तुलना करके देखो कि वहां दोनों देशों के अंदर औसत आय मान लो 10,000 रुपये है और एक देश के अंदर जो है वहां पे 3 परिवार हैं और उन परिवारों की आप आय की गणना करें 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपये और नीचे एक और देश आ गया दूसरा, उसके पास 500 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये और एक के पास 9,000 रुपये। तो अब आप तुलना करो, आप क्या पाओगे कि दूसरे देश में केवल एक व्यक्ति अमीर है जिसके पास 9,000 रुपये और शेष तीनों गरीब है, और जबकि ऊपर वाले देश, पहले देश के अंदर सभी की स्थिति सामान्य है, सब एक जैसे है। तो औसत का जो उपयोग है ये हमें सही स्थिति से अवगत नहीं कराता है, इसलिए हमें औसत का उपयोग भी बड़ी सोच समझ से करना चाहिए। लेकिन UNDP के अनुसार पूरे विश्व की गणना करने के लिए हमें इसका उपयोग करना ही पड़ता है। अब आता है विकासशील और विकसित देश। देखिए UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनके अनुसार जिन देश की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से अधिक है, उन देशों की श्रेणी में विकसित देश आते हैं। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जापान, ये विकसित देश की श्रेणी है। और जिन देशों की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये से कम है, यह आंकड़ा 2004 का है, मैंने बता देता हूँ आपको।
तो वो देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान इस प्रकार के देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो ये तो हो गए विकासशील और विकसित देश। अब राष्ट्रीय आय, सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। पूरे देश के अंदर सभी स्रोत मिलाकर के जो इनकम होती है, आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है। प्रति व्यक्ति आय, कुल आय बटे कुल जनसंख्या, कि देश की कुल राष्ट्रीय आय कितनी है उसमें कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, वो एक व्यक्ति की आय आती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति हम आय निकाल लेते हैं। लेकिन ये फार्मूला यूएनडीपी ने मानव विकास के लिए अपनाया है। मैंने आपको पहले स्पष्ट किया है, ये फार्मूला उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य का विकास केवल पैसे देने से नहीं होता है। अन्य सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी अनेक सुविधाएं हैं। पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, साफ पर्यावरण, रहने का माहौल, जलवायु, ये सभी मानव विकास के लिए आवश्यक होती है। तो हर प्रकार का विकास होगा जब हर प्रकार के भी संसाधन उपलब्ध होंगे। तो अतः मैं आपको कह सकता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर मनुष्य का विकास केवल आर्थिक रूप से हमें देखना है, न कि हमने अन्य पहलू पर विचार करना है, क्योंकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अब आपको प्रश्न बताता हूं जो आपको नोट करने हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कैसे, किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार निकाला जाता है? मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से? नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? अगला प्रश्न, पर्यावरण अपक्रमण यानी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से, इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है? धारणीयता का विकास, अगला प्रश्न है, धारणीयता का विकास क्या है, व्याख्या कीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की व्याख्या करें। इसके साथ साथ विकासशील देश व विकसित देश कौन से होते हैं, वर्णन कीजिए। हम औसत का उपयोग क्यों करते हैं, वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों को नोटबुक में लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।